एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां पोकेमॉन गो में किसी वर्चुअल मॉन्स्टर को पकड़ना हो, या फिर कपहेड जैसी गेम में किसी बॉस के अटैक्स को समझना हो, या यहां तक कि किसी कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी की रिस्क फ्री प्रैक्टिस करनी हो। हाँ, और चाहे तो किसी नए बनते हुए शहर के ट्रैफिक ग्रिड को ऑप्टिमाइज करना हो। एग्जैक्टली ये सारी चीजें बुनियादी तौर पे एक ही मैथमेटिकल लॉजिक, एक ही इंजन पर चल रही हैं। अक्सर जब टेक की दुनिया में किसी सॉफ्टवेयर टूल की बात होती है, तो हम उसे एक बहुत ही लिमिटेड दायरे में देखते हैं ना। बिल्कुल, जैसे हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ एक डेटाबेस टूल होगा या डिजाइन सॉफ्टवेयर होगा। राइट। लेकिन आज इस डीप डाइव में हमारे पास जो मटेरियल है, जिसमें कुछ नए बिजनेस अपडेट्स हैं, एडवांस टेक्निकल ट्यूटोरियल्स हैं, और हेल्थ केयर से लेकर आर्किटेक्चर तक की इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट्स हैं, वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। मकसद सिर्फ किसी सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग पिच को दोहराना नहीं है, हमें उस अदृश्य ताकत को समझना है जो हमारी आम जिंदगी को और आने वाले कल को नया आकार दे रही है। हम बात कर रहे हैं यूनिटी इंजन की। और यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कैसे एक टूल जिसे बेसिकली सिर्फ डिजिटल खिलौने या वीडियो गेम्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, उसने अब एक यूनिवर्सल भाषा तैयार कर ली है। मतलब असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझा रहा है अब ये। सही कहा। यूनिटी कोई नया नाम तो नहीं है, पर इसका जो एवोल्यूशन हुआ है, जिस तरह अलग अलग दिशाओं के तार जुड़े हैं, वो समझना ज़रूरी है। इसकी शुरुआत 2005 में डेनमार्क के कोपनहेगन में हुई थी। ओह, 2005? उस वक्त गेम डेवलपमेंट का सीन बिल्कुल अलग था ना। बिल्कुल। उस दौर में गेम डेवलपमेंट एक ऐसी छोटी सी इलीटिस्ट क्लब थी जहां एंट्री मिलना लगभग नामुमकिन था। सिर्फ बड़े मल्टी मिलियन डॉलर स्टूडियोज ही गेम्स बना पाते थे। क्योंकि उनके पास अपने इन हाउस कस्टम बिल्ट इंजन्स होते थे, राइट? एग्जैक्टली। तो यूनिटी ने आकर इस पूरी प्रक्रिया का जो डेमोक्रेटाइजेशन किया, यानी आम लोगों तक इसे पहुंचाया, उसने तो इंडस्ट्री के मायने ही बदल दिए। ठीक है, पर ये डेमोक्रेटाइजेशन आखिर काम कैसे करता है? बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टेक लेवल पर इसका क्या मतलब था? मैं समझाती हूँ। अगर हम इसके आर्किटेक्चर को देखें तो अंदरूनी रूप से ये इंजन C++ में लिखा गया है। C++। जो लोग टेक जानते हैं उन्हें पता है कि मेमोरी मैनेजमेंट और रॉ पावर के लिए बेजोड़ है, लेकिन नए डेवलपर के लिए उसमें कोड लिखना किसी बुरे सपने जैसा हो सकता है। वही तो यूनिटी ने क्या किया कि इस पावरफुल C++ कोर के ऊपर एक C# की स्क्रिप्टिंग लेयर चढ़ा दी, और यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, तो अब C++ से डायरेक्ट माथापच्ची नहीं करनी पड़ती? नहीं, डेवलपर्स को अब C++ के पॉइंटर्स और मेमोरी लीक से डील करने की जरूरत नहीं थी। वो C# का इस्तेमाल करके इंजन को कमांड्स दे सकते थे। C# सीखने में काफी आसान है। यानी उन्होंने एक हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के बाहर एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली कंट्रोल पैनल लगा दिया। सही एनालॉजी है। अगर इसको थोड़ा और आसान बनाएं तो यूनिटी एक डिजिटल लेगो सेट की तरह है। सोचिए, पहले अगर किसी को खिलौना गाड़ी बनानी होती थी तो प्लास्टिक पिघलाना पड़ता था, सांचे बनाने पड़ते थे। हाँ, और फिर पहिए ढालने पड़ते थे। वही पुराना गेम डेवलपमेंट था। एग्जैक्टली। पर यूनिटी ने पहले से बने हुए परफेक्टली मोल्डेड लेगो ब्लॉक्स लोगों के हाथ में दे दिए। अब बैकएंड पे रेंडरिंग कैसे हो रही है, फिजिक्स इंजन कैसे चल रहा है, उसकी चिंता किए बिना क्रिएटर सीधा शेप्स और लाइटिंग सेट कर सकता है। और इसी लेगो अप्रोच ने ही अमंग अस, मॉन्यूमेंट वाली, आउटर वाइल्ड्स और यहाँ तक कि पोकेमॉन डायमंड के रीमेक्स जैसे गेम्स को संभव बनाया है। वेट, ये सब यूनिटी पे बने हैं? वाओ। हाँ, और इसमें एक और बड़ा टेक्निकल एडवांटेज था, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपाइलेशन का। मतलब एक बार कोड लिखो और कहीं भी चलाओ। बिल्कुल। एक इंडी डेवलपर अपने कमरे में बैठकर एक बार C# में लॉजिक लिखता है, और इंजन उस कोड को ऐसी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है जो iOS, एंड्रॉयड, PC या Xbox सब पर नेटिवली चल सके। इसने छोटे क्रिएटर्स को बड़े स्टूडियोज के बराबर खड़ा कर दिया। लेकिन एक इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसमें काम करने का तरीका ही तय करता है कि वो सफल होगा या नहीं। हमारे सोर्सेज में फ्लैपी बर्ड बनाने का एक ट्यूटोरियल एग्जाम्पल दिया गया है। हाँ, जिसमें गेम डिजाइन सिखाने की वो 3 स्टेप टेक्निक बताई गई है। राइट। पहले बेसिक सीखें, फिर छोटी एक्सरसाइजेस से उन्हें पक्का करें और बाकी ट्रायल और एरर से सीखें। पर मुझे उसमें सबसे हैरानगी इस बात यूनिटी का इंटरफेस और विजुअल डीबगिंग का कॉन्सेप्ट लगा। ओह, वो तो बहुत बड़ा गेम चेंजर था। पहले क्या होता था कि डेवलपर्स कोड लिखते थे, उसको कंपाइल होने का इंतजार करते थे। हाँ, और फिर गेम चलाकर देखते थे कि कुछ गलत तो नहीं है। अगर है तो वापस कोड में जाकर लाइन बाय लाइन ढूंढो।
जो कि एक बहुत ही ब्लाइंड प्रोसेस था। यूनिटी ने इसको पूरी तरह बदल दिया। यूनिटी यूआई के जो मुख्य पैनल्स हैं, खासतौर पर इंस्पेक्टर पैनल और सीन व्यू, उसमें गेम चलते हुए भी आप चेंजेस कर सकते हैं। यानी लाइव गेम में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इंस्पेक्टर पैनल में उसकी स्पीड या कलर रियल टाइम में बदल दिया। एग्जैक्टली। ये जो इंस्टेंट फीडबैक लूप था, इसने काम करने की स्पीड को 1000 गुना बढ़ा दिया। इसी विषय पर उस सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही शानदार लाइन थी, हनी दैट्स गेम डिजाइन। हाँ, मुझे याद है वो लाइन। जब डेवलपर उस चिड़िया के उड़ने की ताकत को यानी फ्लैप स्ट्रेंथ को बार बार डेसिमल पॉइंट्स में ट्वीक करता है, 3.5 से 3.6 करता है, फिर 3.65 करता है, जब तक कि वो जंप नेचुरल ना लगे। क्योंकि गेम डिजाइन सिर्फ नंबर्स लिखना तो है नहीं, ये उन वेरिएबल्स के साथ तब तक खेलना है जब तक कि उस डिजिटल चीज में एक फील ना आ जाए, और पब्लिक वेरिएबल्स इस प्रोसेस को फ्रिक्शनलेस बना देते हैं। कोड को रोके बिना स्लाइडर घुमाओ और देखो लाइव क्या हो रहा है। पर ये सब चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं? इसके लिए गेम ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट्स के आर्किटेक्चर को समझना होगा। यूनिटी में हर चीज एसेंशियली एक गेम ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन अपने आप में ये सिर्फ एक अदृश्य डब्बा है, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है। अच्छा, तो उस डब्बे का खुद का कोई आकार नहीं होता? नहीं, यहाँ यूनिटी कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच यूज करता है। अगर आप उस डब्बे में स्प्राइट रेंडरर नाम का कंपोनेंट डालते हैं तो वो एक तस्वीर बन जाता है। और अगर उसमें रिजिड बॉडी 2D डाल दिया तो यूनिटी का फिजिक्स इंजन उस पर ग्रेविटी और मोमेंटम लागू कर देता है और वो गिरने लगता है। आप अलग अलग कंपोनेंट्स जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं। ये तो हुई डिजाइनिंग की बात, लेकिन आखिर कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है लगातार? C# स्क्रिप्ट में मैंने पढ़ा है कि 2 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं, स्टार्ट और अपडेट। हाँ, स्टार्ट फंक्शन तो गेम लोड होते ही बस एक बार चलता है, पर जो असली जादू और असली समस्या है वो अपडेट फंक्शन में आती है। ये लूप 1 सेकंड में 1000 फ्रेम्स तक भी चल सकती है, हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। और यहाँ से फ्रेम रेट इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम शुरू होती है ना? बिल्कुल। अगर डेवलपर किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने का लॉजिक सिर्फ अपडेट लूप में डाल दे, जैसे कि हर फ्रेम पर गाड़ी आगे बढ़ाओ, तो एक नए गेमिंग पीसी पर जहां 144 फ्रेम्स पर सेकंड आते हैं, गाड़ी तो रॉकेट बन जाएगी, पर पुराने लैपटॉप पर जहां सिर्फ 30 FPS हैं, गाड़ी बिल्कुल धीमी हो जाएगी। यानी गेम का लॉजिक हार्डवेयर का मोहताज हो गया। मुझे यहाँ डार्क सोल्स 2 जैसी मैसिव AA गेम का किस्सा याद आ रहा है, जो हमने सोर्स में देखा था। वो बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। ओ हाँ, उस बग की इंडस्ट्री में आज भी चर्चा होती है। राइट। शुरू में वो गेम कंसोल्स पर 30 FPS पर लॉक था और डेवलपर्स ने हथियारों के टूटने का लॉजिक फ्रेम्स के हिसाब से लिखा था। और जब पीसी पर 60 FPS पर गेम आई तो वेपन्स ठीक 2 गुनी तेजी से टूटने लगे। एक कोडिंग ओवरसाइट की वजह से इतनी बड़ी गेम का बैलेंस बिगड़ गया। तो यूनिटी में इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन है time.delta टाइम का कॉन्सेप्ट। ये एक मैथमेटिकल वेरिएबल है जो बताता है कि पिछले फ्रेम और इस फ्रेम के बीच कितने मिलीसेकेंड्स का वक्त गुजरा है। अच्छा, तो आप स्पीड को फ्रेम्स की जगह टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर चाहे हार्डवेयर 30 फ्रेम दे या 300, स्पीड सेम रहेगी। सही पकड़े। बिना इसके स्टेबल फिजिक्स बनाना नामुमकिन है। एक और चीज जो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है वो है मेमोरी। फ्लैपी बर्ड में पाइप्स लगातार आते रहते हैं, तो क्या इंजन बार बार नए पाइप्स बनाता है? नया डेवलपर शायद यही करेगा, पर यूनिटी में प्रीफैब्स होते हैं। ये ब्लूप्रिंट्स होते हैं जिसमें पाइप की सारी डिटेल्स सेव होती हैं, फिर इंस्टेंशिएट कमांड उन्हें लगातार स्पॉन करती है। पर एक पेश है यहाँ, अगर वो पाइप स्क्रीन के पीछे जाकर अनंत काल तक वहीं रहे तो क्या होगा? तो कुछ ही मिनटों में कंप्यूटर की रैम पूरी भर जाएगी और गेम क्रैश हो जाएगी। इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन या ऑब्जेक्ट पूलिंग जरूरी है। यानी मेमोरी को साफ करना, जो स्क्रीन पर नहीं है उसे हटा दो या पूल में डालकर रिसाइकिल कर लो। एग्जैक्टली। यूनिटी के टूल्स डेवलपर्स को ये बॉटलनेक्स हैंडल करने में मदद करते हैं। और इन पाइप्स के बीच से निकलते वक्त स्कोर कैसे बढ़ता है? उधर तो कोई टक्कर होती नहीं है फिजिकली। वहाँ ट्रिगर्स का कॉन्सेप्ट आता है। हर ऑब्जेक्ट पर कलाइडर्स लगते हैं। कुछ सॉलिड होते हैं जहाँ टक्कर होती है, लेकिन ट्रिगर्स इनविजिबल मैथ्स चेक्स होते हैं। जैसी चिड़िया उस अदृश्य दीवार को छूती है तो इंजन इवेंट फायर करता है ऑन ट्रिगर एंटर का। हाँ, और वो स्विच सिस्टम को बताता है कि स्कोर बढ़ा दो। ये कोलाइडर्स, ट्रिगर्स और डेल्टा टाइम की जो सिम्फनी है, यही वर्चुअल दुनिया चलाती है। पर देखिए,
एक अच्छी वर्चुअल दुनिया बना लेना ही काफी नहीं है। अगर डेवलपर्स पैसे नहीं कमा पाएंगे तो गेम तो फेल हो जाएगा ना। ये तो आज के लाइव ऑप्स वाले दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। और यहाँ पर हमारी चर्चा एक बहुत नया मोड़ लेती है। यूनिटी का एवोल्यूशन अब सिर्फ टेक्निकल नहीं रहा, कमर्शियल भी हो गया है। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि यूनिटी ने एक नया क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉमर्स और इन ऐप परचेज सिस्टम लॉन्च किया है। पहले ये सिर्फ मोबाइल तक सीमित था, अब पीसी और वेब पर भी आएगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्ट्राइप के साथ पार्टनरशिप की है। जब स्ट्राइप इस नए सिस्टम में पेमेंट प्रोसेसर की तरह काम करेगा तो ग्लोबल टैक्सेशन, करेंसी कन्वर्शन और यहाँ तक कि फ्रॉड और डिस्प्यूट्स भी वहीं हैंडल करेगा। मतलब एक अकेले डेवलपर को इंटरनेशनल टैक्स लॉ सीखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी गेम बनाने पर फोकस कर सकता है। एक तरह से यूनिटी अब कॉमर्स बैकएंड ऑपरेशंस लेयर बन रहा है। सही कहा। लेकिन मार्केट की रियलिटी इतनी सीधी नहीं है। वही तो, जब हम ऐप स्टोर्स की बात करते हैं तो हम एप्पल और गूगल के प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम वर्ल्ड गार्डन्स या बंद बगीचे कहते हैं। हाँ, जिनका सारा मॉडल ही 30% कट लेने पर टिका है। हमने डीओजे की जांच और एपिक गेम्स वर्सेस एप्पल वाला बड़ा कंट्रोवर्सी भी देखा है। तो हम यहाँ किसी की साइड नहीं ले रहे, पर नेचुरली एक सवाल आता है कि अगर यूनिटी का ऑल्टरनेटिव सिस्टम इन प्लेटफॉर्म्स को बाईपास करेगा तो क्या एप्पल या गूगल इसे आसानी से अलाउ करेंगे? सही सवाल है। टेक्निकल लेवल पर एसडीके बनाना आसान हो सकता है, पर इन वॉल्ड गार्डन्स की पॉलिसीज के आगे नेविगेट करना एक लंबा बैटल होगा। आशंका तो ये भी है कि ऐप्स की सर्च विजिबिलिटी गिरा दी जाए। और इस अर्ली एक्सेस फेज में बहुत सी चीजें साफ नहीं है। रेवेन्यू शेयर क्या होगा, फीस कितनी होगी, पुराने आईएपी से नए पर माइग्रेशन कैसे होगा? कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना कोड लिखने से ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो एक तरफ यूनिटी कोड लिखना आसान कर रहा है, कॉमर्स को संभाल रहा है, पर जो सबसे माइंड मेल्डिंग चीज है ना, वो है इसका गेम की दुनिया से बाहर का असर। हाँ, असल जिंदगी में, फिजिकल रियलिटी में इसका असर। यूनिटी का 3D रेंडरिंग अब इतना फोटो रियलिस्टिक हो गया है कि वो असल समस्याओं को सिम्युलेट कर रहा है। जैसे हेल्थ केयर में देखिए, पहले मेडिकल ट्रेनिंग किताबों और डेड बॉडीज पर होती थी, लेकिन अब यूनिटी के वीआर एनवायरनमेंट्स में डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक वर्चुअल ऑपरेशन थिएटर जहां वो 1000 बार एक रेयर हार्ट सर्जरी ट्राई कर सकते हैं और वर्चुअल बॉडी पूरा डायनामिकली रिएक्ट करती है, बिल्कुल रिस्क फ्री माहौल में। और पेशेंट एजुकेशन में भी एमआरआई स्कैन के डेटा से यूनिटी 3D मॉडल्स बनाता है ताकि मरीज आसानी से अपनी बीमारी समझ सकें। फिर आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट को देख लीजिए। एक वक्त था जब एक सिंपल 2D रेंडर निकालने के लिए सिस्टम को पूरी रात छोड़ना पड़ता था। और अब यूनिटी में सब रियल टाइम है। आर्किटेक्ट वीआर हेडसेट लगाकर ऐसी बिल्डिंग के अंदर घूम रहा है जिसकी अब तक फाउंडेशन भी नहीं रखी गई। एक क्लिक और लाइटिंग चेंज, दूसरा क्लिक और मटेरियल चेंज। और इस टेक ने अर्बन प्लानिंग में भी दरवाजे खोल दिए हैं। प्लानर्स किसी नए हाईवे या मेट्रो स्टेशन का डिजिटल ट्विन बनाते हैं यूनिटी में, फिर उसमें हजारों एआई वर्चुअल कार्स छोड़कर देखते हैं कि रश आवर में ट्रैफिक जाम कहाँ लगेगा। पर पता है, इस सब में सबसे हैरानंगेज कनेक्शन क्या है? क्या? जब उस वर्चुअल शहर में एक कार चौराहे की रेड लाइट को पार करती है तो बैकएंड पर एग्जैक्टली वही ऑन ट्रिगर एंटर वाला कोलाइडर काम कर रहा होता है जो फ्लैपी बर्ड के पाइप्स के लिए यूज हुआ था। ओह वाह, वही कोलिजन डिटेक्शन मैथ जो सुपर मारियो में कॉइन कलेक्ट करने में लगता है, वही आज ब्रेन ट्यूमर की वीआर सर्जरी में काम आ रहा है। और ना जबरदस्त, इंजन वही है, मैथमेटिकल रूल्स वही हैं, बस इस्तेमाल का कॉन्टेक्स्ट बदल गया है। ये क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। जो टेक डेवलपर्स ने गेम में फ्रेम रेट्स बचाने के लिए बनाई, वही आज सिटी ग्रिड्स और सुपर कंप्यूटर्स की मदद कर रही है। और यही वजह है कि आज स्टैनफोर्ड और MIT जैसी यूनिवर्सिटीज अपने मेडिकल और आर्किटेक्चर करिकुलम में यूनिटी को एज अ कोर विजुअलाइजेशन टूल पढ़ा रही हैं। वो सिर्फ गेम डेवलपर्स नहीं बना रहे, वो ऐसी पूरी जनरेशन तैयार कर रहे हैं जिसके पास 3D स्पेस में प्रॉब्लम सॉल्व करने का यूनिवर्सल टूल सेट होगा। तो अगर इस पूरे डीप डाइव को सम अप करें तो ये सफर कमाल का रहा है। हमने शुरू किया C# की स्क्रिप्टिंग से और उस इंस्पेक्टर पैनल से जिसने गेम डिजाइन को आसान बनाया। फिर हमने देखा कि कैसे time.del टाइम और प्रीफैब पूलिंग ने परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को ठीक किया। उसके बाद यूनिटी के उस नए IAP कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा जो स्ट्राइप के साथ मिलकर वॉल्ड गार्डन्स में अपनी जगह बना रहा है। और आखिर में वही फ्लैपी बर्ड वाला फिजिक्स इंजन कैसे आज अस्पतालों और शहरों में रेवोल्यूशन ला रहा है। तो यहाँ अहम टेकअवे ये है कि टेक की दुनिया में अब अलग-अलग डब्बे नहीं बचे हैं। एक इंडस्ट्री का इनोवेशन दूसरी की फाउंडेशन बन रहा है। सही बात है।
सुनने वालों के लिए इसमें सबसे बड़ा लेसन यही है कि चाहे उनका टेक बैकग्राउंड हो या ना हो, वो ऐसी बिल्डिंग्स में जाते हैं और ऐसी रोड्स पर ड्राइव करते हैं जिनके ब्लूप्रिंट्स इन्हीं अदृश्य इंजन्स में बने हैं। ये सॉफ्टवेयर स्क्रीन्स के पीछे से निकलकर हमारी फिजिकल रियलिटी के बैकएंड पर रन हो रहा है। तो इस चर्चा को हम एक आखिरी सोच के साथ यहीं रोकते हैं। जिस तेजी से यूनिटी का लॉजिक हर प्रोफेशनल फील्ड में घुस रहा है, तो क्या आने वाले कल में एक काबिल सर्जन या सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बनने के लिए लोगों को एक गेम डेवलपर की तरह सोचना जरूरी हो जाएगा। वही तो, शायद हमारी समाज का अगला बड़ा आविष्कार किसी कंक्रीट की लैब में नहीं, बल्कि यूनिटी के सीन व्यू में छुपे किसी अदृश्य डब्बे के अंदर होगा। एक ऐसी दुनिया जहां गेम इंजन और असल जिंदगी की लकीरें हमेशा के लिए मिट रही हैं।